नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बात करते हैं। कल हम लोगों ने भाषा और बोली पूरी पढ़ ली थी, ठीक है। ये वाला हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया था पूरा, ठीक है। इसके आगे आज हम लोग बात करेंगे हिंदी की बोलियाँ, ठीक है। यहाँ से आज हमें बात करनी है। हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार की हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एक है पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी, चौथी राजस्थानी और पांचवी पहाड़ी, ठीक है। इन सभी के मेल से हिंदी बनी है। आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी में क्या क्या आता है। पूर्वी हिंदी में सबसे पहले आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में, ठीक है। इसी प्रकार से पश्चिमी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आ गई, ब्रज आ गई, बांगरू आ गई जिसे हम हरियाणवी बोल रहे हैं, बुंदेली और कन्नौजी शामिल है। फिर आता है कि पश्चिमी हिंदी हो गई है, पूर्वी हिंदी हो गई है, उसके बाद आती है बिहारी। बिहारी में क्या है? बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मैथिली और भोजपुरी है, ठीक है। कौन कौन सी है? तीन बिहारी में, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। फिर आता है राजस्थानी, ठीक है। राजस्थानी में कौन कौन सी आ गई है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती। कौन सी चार हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल है। लेकिन कुछ अन्य विद्वान हैं जो बोलते हैं कि मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की एक अलग बोलियां मानते हैं, कि इन चारों के अलावा जैसे मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती और हाड़ौती, इन चार के अलावा भी कुछ विद्वान बोलते हैं कि मालवी, ढूंढाड़ी और बागड़ी ये सभी भी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर हमारी पांचवी जो आ जाती है वो है पहाड़ी। कौन सी है? पहाड़ी, ठीक है। पहाड़ी में कौन कौन सी आ गई? गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडीयाली, ठीक है। मंडीयाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, इन बोलियों के मेल से, ठीक है, ये जितनी भी ऊपर बोलियां हमने दिखाई है ना, बताइए समझाइए, उसके मेल से जो बनी है हिंदी को संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। देखिए कुछ लोग ना राष्ट्रभाषा और राजभाषा में बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग हिंदी को बिल्कुल राष्ट्रभाषा कह डालते हैं, ठीक है। उनको इसमें डिफरेंस ही नहीं पता होता है कि राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है। अब बहुत डीप में अभी तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जब नीचे नीचे हम लोग आएंगे और लेसन्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये शुरुआत है, बेसिक को समझ रहे हैं। आप ये समझना कि भारत में जो हिंदी है ना, वो राजभाषा के रूप में है, ठीक है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। इस बात को आप समझना, ठीक है। तो संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। किसे? हिंदी को। और हिंदी किसके मेल से बनी है? ये जो सारी थी इन सभी के मेल से, ठीक है। चलिए, विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। देखिए जब इतनी बोलियां जब मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो भाषाई में है वो भाषाई विविधता भी देखने को मिलेगी, है ना। अलग अलग तरह की हमें विविधताएं देखने को मिलेगी कि कहीं किसी क्षेत्र में अलग बोली जा रही है और किसी क्षेत्र में अलग, क्योंकि हिंदी ही बनी ही सबके मेल से है, ठीक है। सभी के मेल से बनी है तो विविधताएं तो बिल्कुल मिलेगी हमें, ठीक है। भाषाई विविधता,
चलिए, हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। दोबारा पढ़ती हूँ। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। आप मान के चलिए, अगर हमारे पास व्याकरण ही नहीं होगा, अपनी भाषा का कोई व्याकरण ही नहीं है, क्या हम शुद्ध रूप से हिंदी बोल पाएंगे? क्या हम लिख पाएंगे? क्या उस नियमों के अनुसार हम चल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हिंदी व्याकरण का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम एकदम शुद्ध रूप से, परिष्कृत रूप से लिखते हैं हिंदी को। ठीक है, उसके नियम के बारे में पता चलता है हमें। क्यों पता चलता है? क्योंकि हमारे पास हिंदी का अपना व्याकरण है, जो हमारी हिंदी भाषा को शुद्ध बनाता है, परिष्कृत बनाता है, उसको नियमों में बांधता है। ठीक है, चलिए, किसी भी शास्त्र को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभक्त कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। यहाँ ये बात समझने की है, देखिए कितने वर्गों में इसको विभाजित कर रहे हैं? 3 वर्गों में कर रहे हैं। कितने वर्गों में विभाजित कर रहे हैं हिंदी को? 3 वर्गों में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास वर्ण विचार आ जाता है, शब्द विचार आ जाता है, वाक्य विचार आ जाता है। ठीक है, वर्ण विचार आप समझ रहे हैं ना? क्या? जिसमें स्वर व्यंजन आ रहे हैं। ठीक है, स्वर और जिसमें स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक है, वर्ण विचार हो गया। शब्द विचार क्या है? जब 2 वर्णों के मेल से जब बन रहा है वो एक शब्द बन रहा है। वाक्य विचार क्या है? जब कई सारे शब्दों के मिलने से जो बन रहा है वो वाक्य विचार है। ठीक है, तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग में। इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। ये वाली जो लाइन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना कि कितने वर्गों में विभाजित, तो 3 वर्गों में। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ये वाली बात आप थोड़ा सा याद रखना। अगर आप कहीं पर नोट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप नोट्स के रूप में इन्हें बना सकते हैं। और क्वेश्चन आ भी जाते हैं कि कितने वर्गों में हिंदी व्याकरण को विभाजित किया, तो 3 वर्गों में किया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। ठीक है, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है, ये देखो जो ये लिखा हुआ है ना चिन्ह, ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, इसको आप देख लेना, शब्द शुद्धि जब आता है ना उसके लिए भी देखना आप इसको, ये शुद्ध है बिल्कुल। लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों, ठीक है, में लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी जो गोवा में बोली जाती है, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। देखो ध्यान देना आप लोग, संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, टोटल हो गई 5। तो इनकी जो भाषाओं की जो लिपि है ना वो क्या है? देवनागरी है। क्या है वो? देवनागरी है। ठीक है, कौन सी हो गई उनकी लिपि? देवनागरी। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन है। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। जिस प्रकार से हिंदी की देवनागरी है ना, उस प्रकार से अंग्रेजी की क्या है? रोमन। पंजाबी की क्या है? गुरुमुखी। उर्दू की क्या है? फारसी।
ठीक है। हिंदी की क्या थी? देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय में अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। एक मानक रूप इसका हमने तैयार कर दिया है, जो सभी के लिए, बिल्कुल सभी के लिए एकदम समान रूप से काम करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। अब जो हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी है। बहुत कॉमन सा प्रश्न है, लेकिन कई बार ये भी गलत हो जाता है। कॉमन चीज़ें ज़्यादा गलत हो जाती हैं। ठीक है, स्वर, स्वर की बात कर लेते हैं हम। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब इसके बारे में, मात्राओं के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो अ है ना, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, एक बार आप इसको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर कितने हैं? 11। कितने स्वर हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11। ठीक है, पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मात्राएं हैं, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो फिर मात्राएं कितनी हो गई? जब अ की कोई मात्रा ही नहीं है, तो अगर मात्रा कितनी हो गई? 10 हो गई। ठीक है, क्योंकि ये तो निकल गया ना, ये तो चला गया, इसकी कोई अपनी मात्रा ही नहीं है, तो मात्रा किनकी है? फिर ये जो बाकी बचे इनकी मात्राएं हैं। ठीक है, ध्यान देना। अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये जो मात्रा है ये इसकी है, आ की। ठीक है, ये छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये री से ऋषि ऐसे लगी हुई है ये। ठीक है, कैसे लगी हुई है? ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, फिर ए, ए, ये वाला जो सिंगल ए है ना, इसकी ये मात्रा है ऐसी। अब ये सिंगल ये वाला जो है ना, बड़ा ए, इसकी ये है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, और ये ओ की मात्रा है ये वाली, और बड़े ओ की मात्रा है ये वाली। ठीक है, अब ये है अनुस्वार। ये क्या है? अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। ठीक है, अं के ये साउंड देता है, न का साउंड देता है अनुस्वार। ठीक है, फिर आता है हमारे अनुनासिक। कौन सा आता है? अनुनासिक, जिसमें चंद्र बिंदु आता है। ठीक है, चांद, कांच। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, फिर आता है अनुनासिक, जैसे हंसना, धुआं, चांद। ठीक है, यह है अनुनासिक। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग में ऐसे दो बिंदी आती है इस तरह से। ठीक है, विसर्ग, जैसे अधपतन, दुख, मना स्थिति। कौन कौन से हो गए? अधपतन, दुख, मना स्थिति। ह का साउंड देता है ये, हल्का सा, एकदम हल्का सा साउंड देगा ह का। ठीक है, मना स्थिति, दुख। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं व्यंजन। अभी तक हमने स्वर पढ़े थे ना, तो स्वर कितने हैं टोटल? 11। और अगर हम मात्राएं की बात करें तो टोटल 10। ठीक है,
अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी जितने भी पीछे बचे हैं उनकी सबकी अपनी अपनी मात्राएं हैं। उसके बाद हम बात कर देते हैं व्यंजन की। व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, ण। देखिए, स्वर जो होता है, स्वर स्वतंत्र है, उसे ज़रूरत नहीं है किसी की भी। व्यंजन जो है ना, व्यंजन को ज़रूरत है स्वर की, तभी वो पूरा होता है। ठीक है, ये जो आपको क दिख रहा है ना, ये किसके योग से बना है? ये एक तो हलंत वाला क प्लस अ जुड़ा हुआ है इसमें। क्या जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, अ जुड़ा हुआ है इसमें। तो व्यंजन को हमेशा स्वर की आवश्यकता पड़ती है, तभी वो पूरा होता है। जैसे कि ये ख है, तो ये आपको दिखने में लग रहा होगा ख है, लेकिन इसमें जो सहारा लिया है ना, वो स्वर का लिया है। पीछे अ है इसमें। ठीक है, तब जाके ये पूरा ख बना है। ठीक है, जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ग, ये ग है हलंत वाला, फिर इसमें क्या जुड़ा है? अ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तब जाकर ये वाला ग बना है। ठीक है, तो स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन जो होते हैं वो स्वर पर आश्रित होते हैं, उन्हें स्वर की जरूरत होती है अपने आप को पूरा करने के लिए। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग। इसको क्या बोलेंगे? अंग। च, छ, ज, छ, य, य, ट, ठ, ड, ढ, 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 ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ठीक है, ये कितने हैं? व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आता है संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई, लगता है किसी के मेल से बना हुआ है ना, किसी के जुड़ने से बना हुआ है, तभी तो संयुक्त बोल रहे हैं, है ना। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ नाम से ही पता लग जाती है। संयुक्त व्यंजन यानी कि दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये दो व्यंजन के मेल से बना हुआ है। ठीक है, किन के मेल से? दो व्यंजनों के मेल से। जैसे क्ष, क्ष। ठीक है, ये किसके मेल से बना हुआ है? एक तो क और क्ष। ठीक है, दो के मेल से बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। फिर त्र, त्र कितने के मेल से बना हुआ है? बिल्कुल दो व्यंजन, त, र। ठीक है, फिर ये जो ज्ञानी है, ठीक है, ये किसके मेल से बना हुआ है? ज, इय, इय। ठीक है, दो के मेल से बना हुआ है ये भी। और उसके बाद में जो ये श्र दिख रहा है आपको, श्रमिक वाला, कौन सा दिख रहा है? श्रमिक वाला दिख रहा है ना, बना देते हैं श्र वाला। ठीक है, ये किसके मेल से बना हुआ है? श, र। ठीक है, तो दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ जो होता है ना, वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसीलिए तो हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं टोटल? चार, चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। क्ष, त्र, ज्ञानी और श्रमिक वाला। ठीक है, ये देखिए, ये जो चिन्ह दिखाया गया ना ऐसे करके, जैसे मैंने बताया था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है? ये एक्चुअली हलंत बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्या बोला जाता है? हलंत। ठीक है, हल चिन्ह। ठीक है, अगर ये किसी के साथ लग जाता है तो इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि ये, इसे अभी ज़रूरत है स्वर की। ठीक है, चलिए, ये हल चिन्ह है वैसे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे प्रहलाद,
टा, अपराहन, ठीक है। फिर आता है ग्रहित स्वर। कौन सा स्वर? ग्रहित। नाम से पता लग रहा है ग्रहित, यानी कि ग्रहण किया हुआ है, ठीक है, ग्रहित। जैसे ये ऐसा लगता है ना, ऐसा लगता है ना, क्या बोलते हैं हम इसको? डॉ, डॉक्टर, डॉक्टर, तो ग्रहित है ये। फिर आता है ग्रहित व्यंजन, जिसमें हम क, ख, ग, ज, फ, ठीक है, बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर, हमने अंग्रेजी भाषा से तो ये वाला ले लिया स्वर। और व्यंजन की बात करें तो ये देखिए आप, शब्द के नीचे ये बिंदी लग गई ना, ऐसे, ठीक है। पढ़ना इसको, थोड़ा उच्चारण में थोड़ा सा लगे ये। डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, ओ की मात्रा आ रही है। कौन सा साउंड आ रहा है? ओ। अब ये फारसी से ग्रहित जो ध्वनियाँ हैं, ये तो हमारी हुई अंग्रेजी से ग्रहित। किससे ग्रहित? अंग्रेजी से ग्रहित। ऐसे ही फारसी से ग्रहित कुछ है, तो वो है, देखिए, गरीब, गज़ल, ख्वान, कौम, खत। गरीब, गज़ल, ख्वान, कौम, खत, ठीक है, जो कि फारसी से ली गई है, ठीक है। लेसन देखिए कंप्लीट हो गया है, पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। और मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सब चीज़ समझ भी आ रही है, और अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन बता दूंगी मैं अगले वीडियो में, ठीक है। अब पहला लेसन ख़त्म होने के कगार पर है, उसकी कुछ बातें हैं पुनः याद रखने योग्य बातें। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? भाषा, ठीक है, भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। भाषा के दो रूप बताए थे मैंने, एक मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों चिन्हों पढ़ा जाता है, इसको चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। और हिंदी की मैंने कौन सी बताई थी? देवनागरी बताई थी, है ना, ठीक है, याद रखना। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं या उपभाषा बोलते हैं, ठीक है। क्या है? सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र, बोली या उपभाषा। हिंदी की 18 से 22 बोलियां, 5 उपभाषाएं या विभाषा बोल सकते हैं या उपभाषा बोल सकते हैं, में विभाजित की गई हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ऊपर हमने पढ़ लिया था ना इन 5 उपभाषाओं के बारे में, ऊपर पढ़ा था हमने, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ लिया था, पूर्वी हिंदी के बारे में पढ़ लिया था, राजस्थानी के बारे में पढ़ लिया था, बिहारी और पहाड़ी के बारे में पढ़ लिया था, ऊपर पढ़ा था ये सब चीज़ें। ये दोबारा आपको एकदम रिकॉल करवा रहे हैं कि हमने ऊपर क्या क्या पढ़ा था। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बिना हम लोग किसी भी भाषा को ना तो पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सीख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्याकरण किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का, ठीक है, सिर्फ हिंदी का नहीं, किसी भी अन्य भाषा कोई भी है, उसका अपना एक व्याकरण होता है ना, तभी हम लोग उस भाषा को बड़ी परिष्कृत रूप से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, ये तो हमने पढ़ लिया। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। ऊपर पढ़ा था हमने राजस्थान की कौन सी है, देखिए मेवाड़ी तो थी, ठीक है, मारवाड़ी भी थी, मेवाती भी थी, क्या अवधी थी? अवधी नहीं थी, तो अवधि नहीं। सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र, विस्तृत नहीं है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? क्या राजभाषा कहते हैं? क्या राष्ट्रभाषा कहते हैं? क्या संपर्क भाषा कहते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? उपभाषा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उपभाषा। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? किसकी नहीं है? क्या पढ़ा था हमने? नेपाली की हमने पढ़ा था कि देवनागरी है, हिंदी की पढ़ा था देवनागरी है, संस्कृत की पढ़ा था देवनागरी है। क्या पंजाबी की हमने देवनागरी पढ़ा था? जी नहीं। क्या पढ़ा था हमने?
गुरुमुखी पढ़ा था, पंजाबी की क्या पढ़ा था, गुरुमुखी पढ़ा था। ठीक है, ये आप रिकॉल कीजिए सब चीज़ें। खड़ी बोली हिंदी की किस स्वरूप से निकली है? जो खड़ी बोली है ना, वो हिंदी के कौन से स्वरूप से निकली है? क्या वो पूर्वी हिंदी से निकली है? क्या वो पश्चिमी हिंदी से निकली है? क्या वो राजस्थानी से निकली है? क्या वो पहाड़ी से निकली है? तो वो किससे निकली है? वो निकली है पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, खड़ी बोली किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से। ऊपर हमने सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये तो हमारे आज के प्रश्न हुए। देखिए उत्तर भी नीचे ही थे इसके। हाँ जी, ये तो आज के प्रश्न हुए। फिर आता है भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौन से दो रूप होते हैं। ठीक है, मौखिक और लिखित हमने पढ़ लिया था। भाषा और बोली में अंतर, सीमित और विस्तृत पढ़ लिया था हमने बिल्कुल। साहित्य रचा जाता है, साहित्य नहीं रचा जाता है ना, ये सब हमने ऊपर पढ़ लिया था। एक बार दोबारा समझिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। ठीक है, लिपि का क्या अर्थ है, हिंदी भाषा की लिपि बताएं। व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन से हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था, सब चीज़ें हमने ऊपर देख ली है। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मुझसे आप कमेंट में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि अगली जो भी क्लास होगी उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बता सकूँ। अगला जो हमारा कल का जो अध्याय होगा वो अध्याय सेकंड होगा, वर्ण विचार एवं आक्षरिक खंड। देखिए ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ना केवल उन बच्चों के लिए जो अभी स्कूलों में हैं, ये उनके लिए भी है, उन एस्पिरेंट के लिए भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से समझ कर क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2 बार समझिए। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को 3 बार देखिए। ठीक है, मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि आपको 3 बार 4 बार देखने के बाद में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, दिमाग में छप जाएगी। कारण क्या है उसका कि एक तो हम जो लिखा हुआ है उसको देख रहे हैं और ऊपर से सुन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं, हमारी इंद्रियाँ काम कर रही है। तो कहते हैं ना जो भी हम सुनते हैं वो ज़्यादा याद रहता है ना। तो वीडियो का तो एक फ़ायदा है कि आप इसको बार बार भी देख सकते हैं। एक बार नहीं बार बार देखिए, समझिए, और जो नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करिए। ठीक है, मैं पूरी मदद करूँगी, जितना मुझसे होगा मैं मदद करूँगी। आप इसको देखिए, कल से हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, चलिए कल बात करते हैं अब आगे अध्याय सेकंड के बारे में, वर्ण विचार एवं आश्रित खंड के बारे में। धन्यवाद।